वो प्रोग्राम रिपीट होता है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे के घर पे जिसमें ये प्रोग्राम आ रहा है लाइट नहीं है, तो भी आपके पास उस प्रोग्राम को रिपीट प्रोग्राम को देखने का समय मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो चाह रही है वो ये चाह रही है कि हर बच्चे को इस तरह की क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले। इसके लिए वो क्वालिटेटिव एजुकेशन को ये क्वालिटेटिव एजुकेशन को टीवी के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचा सकें। इसी में एक और प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है बहुत जल्दी इसको, और जिसका नाम है ई विद्या। तो ई विद्या में हर क्लास के लिए एक चैनल, जो भी फ्री टू होम चैनल पर आएंगे, तो इसमें इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री टू होम है। अगर मान लीजिए आपके केबल में नहीं आता है तो आप केबल कनेक्शन वाले से सीधे कह सकते हैं कि हम ये पैसा ये चैनल चाहिए, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा। ऐसे ही डिश टीवी या टाटा स्काई या आपके पास एयरटेल टीवी, सन टीवी, ऐसा कोई भी टीवी है तो हर टीवी में ये प्रोग्राम्स आते हैं। इन चैनल्स को आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्वालिटेटिव मटेरियल मिलेगा, बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी, आपके चैप्टर वाइज सामग्री आती है। तो इसको अगर आप एक बार देखें तो आपको इसमें लिखा हुआ दिखेगा कि कल मैं देख रहा था तो इसमें चैप्टर नंबर 6 साइंस का कोई चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। अब दूसरी बात एक और आती है कि अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आपका छूट गया तो ये चैप्टर आपको कैसे मिलेगा। तो इसमें आपके पास जो मोबाइल है उसमें आप इसकी वेबसाइट में जा करके पुराने जो भी चैनल्स हैं वो चैनल्स को इसको ले सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं आपके पेरेंट्स या आपके घर पे, तो इसके बाद फेसबुक को आप लाइक कर दें, सारे प्रोग्राम आपके फेसबुक में आ जाएंगे। तो ये बहुत से माध्यम है जहां पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। चौहान सर मेरे पास टाइम और है तो मैं इसका कुछ वो दिखाऊं बच्चों को। चौहान सर, चौहान सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ दिखाइए सर, दिखाइए। हाँ सर, हाँ ठीक है। हाँ सर, हाँ दिखाइए सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। देखिए मैं कुछ इस प्रोग्राम को आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये प्रोग्राम्स आपके पास आते हैं। अगर हमारे साथ इसमें टीचर भी जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, तो आप लोग उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। अभी एक स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन को बंद कर दीजिए गंगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रोग्राम आपको कैसे मिलेंगे और कैसे आप इस प्रोग्राम को देखेंगे। इस आप में से किसी बच्चे के घर पे फ्री टू होम डीटीएच टीवी जिसमें आप महीने का महीना पैसा नहीं देते और एक बार लगा दिया है बच्चों किसी के घर पे फ्री टू होम? बच्चों आपके में किसी के घर पे फ्री? यस यस यस, ठीक है, वेरी आप लोगों के मैसेज आ गए। बहुत अच्छा है कि आप लोग अब कैसे ये फ्रिक्वेंसी आप सेट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, और आज ही आप इसको करेंगे और चौहान सर तक मैसेज भेजेंगे कि हाँ हमने ये चीज कर लिया। बिल्कुल दिखाई दे रहा है मैसेज। ओके ओके ओके, देखिए अब आपके पास तीन चीजें डीटीएस चैनल जब आपके पास है, और हमारे पास ज्यादातर बच्चों के पास हम ये मान के चलते हैं कि गांव में ये चैनल आपके पास होंगे जो टीवी आपके पास आ रहे हैं। आज आप करेंगे क्या? आप करेंगे ये कि अपने मेरी स्क्रीन आप देखिएगा। आप जब ये मीटिंग हो जाएगी तो इसके बाद आपने ये करना है कि अपने टीवी को ऑन करना है और टीवी में अपना रिमोट कंट्रोल उठाना है, और रिमोट कंट्रोल से आपने टीवी में एक फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। ठीक है, तो अभी जो आपके पास टीवी में चल रहे हैं प्रोग्राम उसमें ये कार्यक्रम नहीं आ रहे होंगे, फ्री टू होम में डायरेक्ट ये अभी नहीं आते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें कुछ प्रोग्राम्स को बता देते हैं। जो चैनल्स हैं आपके पास, जो चैनल 1 से लेके 32 मैंने आपको बताया था, इस पे पूरी बात हम पूरी डिटेल पे बाद में करेंगे। तो जो चैनल 1 से लेके 32 है उसमें 1 से लेके 10 तक के जो चैनल्स हैं वो जो यूजीसी कार्यक्रम है, यानी कि आपके घर में अगर बड़े जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो लोग हैं तो वो इस प्रोग्राम पर आते हैं कि यूजीसी के प्रोग्राम जो हायर एजुकेशन के लिए होते हैं, जिसको आप कॉलेज के प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, लिटरेचर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, लॉ, ये सब प्रोग्राम के अंदर आते हैं। चैनल नंबर 11 से 18 तक नेपटल यानी कि जो टेक्निकल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो आते हैं। ऐसे बच्चे वो प्रोग्राम्स देख सकते हैं जो 12th पास कर गए हैं, 12th के साइंस के बच्चे हैं वो भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, थोड़ा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। उसके बाद आईआईटी
इसमें 4 चैनल अपने शुरू किए हैं और ये चैनल्स आपको आपको 12th के बाद एग्जाम की तैयारी के लिए लाभदायक होंगे। चैनल नंबर 19 से लेके 22 तक है, जिसको आईआईटी पीएएल इसको करता है, प्रोफेसर एसोसिएट लर्निंग पर इसका कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम जो है आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट इसमें बताएगा। और जो चैनल 28 और 31 है, ये चैनल्स आपके पास दिए जाएंगे जो हमारे अभी 12th तक के कार्यक्रम है। तो देखिए ये अभी आपके पास स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, बच्चों दिख रही है? यस सर। तो देखिए हम आज हमें करना क्या है, आज हमें फ्री टू होम डीटीएस चैनल जिस बच्चे के घर पर है वो इन चैनल को कैसे ले सकता है, कैसे चला सकता है। तो देखिए सबसे पहले रिमोट उठाना है, रिमोट से मेन्यू बटन दबाना है, गो टू मेन्यू, पहली चीज। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद हम इसका पूरा मॉड्यूल आपको चौहान सर की तरफ से ऑनलाइन भेज देंगे, आप लोग इसको बार बार देखिएगा। उसके बाद दूसरा, उसी में जैसे ही आप मेन्यू जाएंगे तो मेन्यू पूरा खुल जाएगा। आपने जाना है प्रोग्राम सेटअप में, तो जैसे ही प्रोग्राम सेटअप में जाएंगे और उसके बाद आपके पास बटन आएगा ऐड न्यू प्रोग्राम। अब जो नीली एरिया आपको दिख रही है वो ऐड न्यू प्रोग्राम की है। इसमें आपको केवल 3 फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। जो एलएनबी फ्रीक्वेंसी है उसमें लिखना है 9750। देखिए बाय डिफॉल्ट उसमें है 5150, इसकी जगह पर आ जाना है 9750। दूसरा, इसमें जो सिंबल रेट है वो 29500 बाय डिफॉल्ट वही होता है, उसको देख लीजिएगा, वही है, सही है। और उसके बाद आपके पास डाउन फ्रीक्वेंसी 11670, ये 3 फ्रीक्वेंसी को आप जैसे ही डालेंगे तो स्वयं प्रभा के 16 से लेके 32 चैनल, चैनल 17 से 32 तक के चैनल हैं, उसको सर्च करते ही आपके फोन, आपके टेलीविजन में ये चैनल्स आ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा माध्यम है आज के समय पर जब आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इससे बड़ा विकल्प अभी कोई मौजूद नहीं है कि जब आपके पास टेलीविजन में सारे के सारे लर्निंग मटेरियल आ रहा है, इसमें आपको कोई नेट का डाटा की जरूरत नहीं है, मोबाइल की डिवाइस की जरूरत नहीं है, बस आपके घर का जो टेलीविजन है वो टेलीविजन ही इन कार्यक्रम के लिए काफी है। दूसरा आता है, अगर आपके घर पर डिश टीवी है, अगर डिश टीवी पेड वाला किसी ने लगाया है तो उसमें चैनल नंबर 28 और 31 जो 3 चैनल्स हैं, चैनल्स आपके पास आते हैं 947, 948 और 950 में। हम लोग सभी बच्चों के साथ केवल इन 3 चैनल पर ही फोकस कर रहे हैं और इसके प्रोग्राम पर भी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो ये 3 चैनल, अगर आपके पास डिश टीवी है तो ये चैनल नंबर आप नोट कर लीजिए 27, 28 और 31। तो ये 947, 948 और 950 चैनल नंबर प्रोग्राम आते हैं। ऐसे ही वीडियोकॉन अगर आपके पास है तो वीडियोकॉन में ये चैनल्स 475, 76, 72 में आते हैं। और टाटा स्काई अगर आपके पास है तो टाटा स्काई में केवल एक चैनल है 756 नंबर का, जहां ये चैनल्स आपको मिलते हैं। और ऐसे ही एयरटेल है, एयरटेल 436, 437 और 440 नंबर पर आप दिखाई देते हैं। सन टीवी में 793 पे आते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है आपको फ्री टू एयर डीटीएच में भी मिलता है और आपको टाटा स्काई जो भी आपने टीवी चैनल्स लगा रखे हैं उसमें भी आपको ये मिलता है। तो ये आज के समय का सबसे सशक्त माध्यम है जहां पर आप ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ, ऑनलाइन लर्निंग तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि डिवाइस का प्रॉब्लम है, तो हमारे टेलीविजन पर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोग्राम बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी एमएचआरडी का है। और इन प्रोग्राम को आप देखिए, आप इसको यूज करिए, इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके पास इसमें और जानकारी लेने का पूरा ऑप्शन है। आपके टीचर्स इसमें आपको पूरी मदद कर सकते हैं। आपको जो कमिंग प्रोग्राम्स है उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और इसमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस पीरियड में, कोविड पीरियड में, जब आपके टीचर्स के साथ नहीं है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस इसमें अपने चैप्टर वाइज लर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो मैं आप लोगों से इसमें बात करता हूँ। और दूसरा, ऑनलाइन लर्निंग के लिए बेटा हम लोग जानते हैं कि पिछले काफी समय से हमारे टीचर्स ने, सब लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग पर बहुत फोकस किया। और इसकी डिमेरिट भी है क्योंकि सभी बच्चों के पास ये डिवाइस नहीं है और समय पर जब टीचर्स अवेलेबल है तो आपके पास फोन नहीं है, आपके पास जब फोन है तो हो सकता है टीचर्स उस समय वेबिनार करा नहीं सकते। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, जबकि जो चैनल्स हैं उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है।
आपका अगर कोई प्रोग्राम छूट भी जाता है तो आप उस प्रोग्राम को रिपीट प्रोग्राम के तौर पर उसी दिन 5 बार एक प्रोग्राम रिपीट होता है तो आपके पास वो प्रोग्राम आ जाएगा। और इसके बारे में अगर कोई प्रश्न, यस, और कोई आपके प्रश्न है? क्योंकि अभी और बहुत बोला है तो आप इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं और बाकी सर इसके आगे क्या बात करेंगे सर? जॉन बताएं। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। जो बच्चों की परीक्षाएं होंगी वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी, और जी सर। बच्चे को जो चीज नहीं समझ पाए हैं या कोई दिक्कत है अभी समझने में उनको, तो आपके द्वारा जो मॉड्यूल दिया जाएगा वो हम बच्चों तक पहुंचवा देंगे जी। तो थैंक यू वेरी मच जी जोशी जी को। और मैं अब आगे जो परीक्षाएं हैं हमारी, वो है जैसे एक तृप्ति सिंह है कक्षा 11 में, और वो उनका प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए। और भी कई प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी को। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। जी जी हाँ, चौहान सर। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ, सुन पा रहे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। यस देखिए, सर। बोर्ड परीक्षा की अगर हम बात करते हैं कि उसमें किस तरीके से हम जो है स्कोरिंग करें, अपनी अच्छी बेटर स्कोरिंग करें, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। 11th क्लास में जब जैसे ही हम एंटर करते हैं, आप लोग सब हाई स्कूल क्रॉस करके आए हैं, तो 2-3 चीजें हैं जिनको आपको लेकर के चलना पड़ेगा अभी से। पहला तो आप जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या किसी के पास बायो है, तो इन पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस करना पड़ता है। एक तो इनके सिलेबस को आप लोग जो है पूरा थॉरो स्टडी कर लें, इनका सिलेबस क्या कहता है। बोर्ड एग्जाम जनरली कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट आता है कि जब भी हम स्टडी करें तो हम ये मान के चलें कि रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। रेगुलर स्टडी इन द सेंस, चाहे आप एक ही घंटे पढ़ें, डेली पढ़ें, चाहे वो संडे हो, चाहे कोई वर्किंग डे हो, आपका डेली आपको टाइम निकालना है। पहले से आपको ये तय कर लेना है कि आपकी कितनी स्टडी की आवश्यकता है। किसी दिन किसी काम की वजह से अगर आपको कम समय मिल पाता है तो उसको आप नेक्स्ट डे जो है जरूर पूरा कर लें। तीसरी चीज आती है, जो मेन बिंदु होता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि क्या होता है, कुछ बच्चों को किसी का स्पीकर ऑन है, ऑफ करें। स्पीकर ऑन है, सोनू कुमार कौन नहीं है? सोनू कुमार, स्पीकर ऑफ करें, स्पीकर ऑफ। जी देखिए, स्पीकर अगर ऑफ नहीं रखेंगे इसमें तो डिस्टरबेंस होगा, फिर हमारी बात जो है वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसमें दूसरी चीज होती है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको पांचों को टाइम देना है। ऐसा होता है जनरली कि मेरे को मैथ्स पसंद है या मुझे फिजिक्स पसंद है, तो मैं फिजिक्स में पूरा दिन निकाल देता हूँ, या मैं 3 घंटे फिजिक्स में ही निकाल देता हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद होता है। दूसरा सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश या एनी अदर कोई सब्जेक्ट, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, वो मुझे कम पसंद होता है, तो मैं उसमें कम समय देता हूँ। जबकि क्या होता है, बोर्ड परीक्षा में जब पेपर्स होते हैं तो सभी के समान मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स का सब पेपर होता है, तो सबको अगर हम सेम टाइम देंगे तभी हम उसको कवर कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा एक सब्जेक्ट में स्कोर डाउन हो जाता है और एक सब्जेक्ट में हमारा ठीक रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल स्कोर हमारा जो है वो कंपैरेटिवली कम रह पाता है।
तो ये चीज थोड़ा सा देखनी है कि सभी विषयों को हम जो है समान समय देने की प्रयास करें, उससे हमें बेटर स्कोरिंग लेने में सपोर्ट मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम पे, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो। अगली चीज मेन है जो हमें दिमाग में रखना है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने अब अगर एक बार एक चीज कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आ गई वो। उस समय आपको लगता है कि आपको परफेक्शन से आ गई है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस, ये सक्सेस का एक मूल मंत्र है, अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब हम डेली किसी विषय को या किसी टॉपिक को टाइम देंगे तो हमारे पास काफी समय रहता है कि हम उन चीजों को रिवाइज करें। तो रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, स्टूडेंट एक बार पढ़ा और उसके बाद कि हाँ अब हमें आ गया, किसी का माइक ऑन हो गया, ऑफ करें। अंसारी, अंसारी माइक ऑफ करिए। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। इन पॉइंट्स को आप नोट करें। इसके बाद आपको देखना होता है कि आपका पैटर्न ऑफ पेपर क्या है। कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बोर्ड का आपको पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न पता करने के लिए कहीं नहीं जाना है, लास्ट ईयर्स के पेपर आप जो है वो निकाल के देख लीजिए। लास्ट 3 इयर्स सफिशिएंट होता है। लास्ट 3 साल के आप पेपर्स निकाल के देख लीजिए सभी विषयों के, तो उससे आपको पैटर्न क्लियर रहता है कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर्मूले का, कि मैं फॉर्मूले जो है वो तैयार हमारे होने चाहिए। तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने के लिए आप उनको चैप्टर वाइज लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और फिर जो है वीकली या पर डे आप जो है अपना उनको रिवाइज करते रहें। एक दिन के लिए आप रट्टाफिकेशन अगर करने बैठेंगे कि मैं रट लेता हूं बैठ के, तो फिर आप एग्जाम के दिन भूल जाएंगे उसको। तो आप एक बुकलेट बना लीजिए, उसमें सब्जेक्ट, उसमें पेपर वाइज जो है आप फॉर्मूले नोटिफाई कर लीजिए, और जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आप अपना काम करते करते या अपना पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थक गए हैं, तो आप उसको खोल के अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन से आपको फार्मूले याद होंगे, रटने से फार्मूले याद नहीं होते। जब आप उसको रिवाइज करेंगे कई बार, तब आपको फार्मूले याद होंगे, तभी आप उसमें समझ बना पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बोर्ड एग्जाम में हमारे मार्क्स और स्कोर बेटर करने में सपोर्टिव रहता है। अच्छा, तीसरी चीज, अगली चीज ये रहती है, कुछ स्टूडेंट्स का क्या है कि स्पीड बहुत कम होती है। उन्हें सब आता है, लेकिन जितना समय उनको पेपर हल करने के लिए मिलता है उसमें थोड़ा सा वो डिले कर जाते हैं, मतलब उनका पेपर सॉल्व नहीं हो पाता, तो उनको लगता है कि उसका समय कम है। जबकि जब पेपर बनाया जाता है तो उसको एक आइडियल कंडीशन में बनाया जाता है। उसमें ये पहले से ही देख लिया जाता है कि बच्चा जो है, किसी भी लेवल का बच्चा, उसको कितने समय में कर पाएगा, कितने क्वेश्चंस रखे जाएं, किस लेवल के कितने क्वेश्चन रखे जाएं। तो वो सारी चीजें कुछ मापदंडों के, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। वो हमें लगता है कि पेपर का टाइम कम था, बट होता क्या है कि वो हमारी प्रैक्टिस कम होती है, हमारी स्पीड कम होती है। तो आजकल तो और भी ज्यादा जो कंपटीशंस होते हैं उनमें सब स्पीड टेस्ट है। जितनी स्पीड हम बनाएंगे, साथ साथ में स्पीड बनती है प्रैक्टिस से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा बन जाता है कि हमें स्पीड भी बनानी है। स्पीड बनाने के लिए फॉर्मूले तैयार होने चाहिए हमारे। फॉर्मूले तभी तैयार होंगे जब उनको रिवाइज करेंगे, टाइम टाइम देखेंगे। अगर अगला पॉइंट की बात करते हैं तो एक सेल्फ स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासतौर से आज के दौर में, कि हमें डिपेंड नहीं रहना है कि क्लास में ये होगा तो हम ये करेंगे। हमें खुद से सोचना है कि क्लास में क्या हो रहा है, क्लास में क्या नहीं हो रहा है। क्लास में क्या हो रहा है, क्लास में क्या नहीं 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 हो
ये हमारी कॉपी में लिखा है तो हम यही करेंगे। सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ना है, अपने आप अपनी समझ बनाने के प्रयास करने होंगे। हम कोशिश करें कि हम खुद पढ़ें, खुद आगे की चीजें पढ़ने की कोशिश करें, जो पढ़ाया गया है उसको खुद लेकर के बैठें और खुद तैयारी करें। तो एक सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा पॉइंट रहता है, जब हम स्कोरिंग लेते हैं तो उसमें बहुत हमारा आगे चल के सपोर्टिव रहता है सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट। एक पॉइंट आता है आपका कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का क्या रहता है कि हमारी क्लास चल रही है या हम घर पे पढ़ रहे हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। तो क्या होता है कि 1 घंटे में जितने चीजें हमें कर लेनी चाहिए थी, जितना अचीवमेंट 1 घंटे में हमें कर लेना चाहिए था 1 घंटे की स्टडी से, उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है स्टडी पे, कि हम बैठे हुए स्टडी कर रहे हैं तो बगल में हमारे कुछ भी हो रहा है हमें पता नहीं है, हमारा ध्यान पूरा हमारे स्टडी पर है। तो उस 1 घंटे की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल रहती है और हमेशा के लिए एक स्थायी स्टेबल लर्निंग हमारे दिमाग में बन जाती है। तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम ये सोचते हैं कि अच्छे स्कोरिंग लाने के लिए हमें 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, अरे वो तो 10 घंटे पढ़ता है, ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो काफी कम समय में ही आपकी उतनी स्टडी हो जाएगी जितना कोई बहुत सारे समय में भी नहीं कर पाएगा। तो हमें समय नहीं देखना है कि हमें 8 घंटे पढ़ना है, भाई 8 घंटे हो गए तो अब हमारी तभी मानी जाएगी, 6 घंटे हमने स्टडी करनी है, ऐसा नहीं है। हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि कंसंट्रेशन से हमें स्टडी करनी है, ना कि टाइम से। अच्छा, इसमें बोर्ड परीक्षा में एक चीज खास होती है, कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं इसमें ज्यादातर क्वेश्चन। इसमें हमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए, कैसे आया फॉर्मूला, उस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो हमारे फार्मूले हैं, जो हमारी चीजें हैं, जो हमारी डेफिनेशंस हैं, उसको हम रटें ना, बल्कि समझें और अपनी भाषा में लिखने की प्रयास करें। कभी भी हम, जैसे फोर्स की डेफिनेशन है, प्रेशर की डेफिनेशन है, या कोई भी फार्मूला है, तो हमने पढ़ लिया है, किसी दिन पढ़ चुके हैं, तो कभी भी हम जो है अचानक से कॉपी, अपना रफ कॉपी निकालें और उस पर कुछ लिखने लग जाएं, ना कि वर्ड टू वर्ड वही। तो उससे हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती है। हम फिर आगे को अपने को इस तरीके से नहीं ढाल पाते कि जो है हम जो है पूरा फार्मूला, जो पूरी परिभाषा क्या है, जनरली स्टूडेंट रट लेते हैं। रटना नहीं, उसको समझना है और बुक बंद करके फिर कभी भी अपनी भाषा में उसको ड्राइव करना है, अपनी भाषा में। आपकी अपनी भाषा होगी वो बेस्ट है, बुक से भी ज्यादा आपकी अपनी भाषा बेस्ट मानी जाती है। जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, लैंग्वेज में थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये शो करते हैं, ये महसूस करते हैं कि इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट्स में तो सब चलता है, उसमें आप किसी भी तरीके से। लेकिन हाँ, ये है कि आगे की पढ़ाई के लिए हमें इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो पता होने चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स, जो भी हमारे नए नए वर्ड्स आ रहे हैं साइंस में, मैथ्स में, उनको इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा हमें जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आगे जो भी कंपटीशन होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह के कंपटीशन होते हैं, उसमें दोनों भाषा में क्वेश्चन पेपर अगर आता है तो ये होता है कि कहीं कहीं क्वेश्चन समझने में हमें इंग्लिश का सपोर्ट मिल जाता है, या इंग्लिश से हम कर रहे हैं तो हिंदी का सपोर्ट मिल जाता है। तो थोड़ा सा दोनों भाषाओं में हमें थोड़ा सा इनको बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ता है। तो चौहान सर, और कोई पॉइंट है इनका तो बताइए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये एक अंकिता है जी। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ,
एक अंकिता है कक्षा 11 में, एक प्रीति अधिकारी है कक्षा 12 में। इनका कहना है, इनकी इच्छा है कि आईआईटी में पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना होगा और कैसे क्या पढ़ाई करनी होगी, एक इंजीनियर होने के लिए हमें कैसे पढ़ना होगा, कौन सा कोर्स करना चाहिए। काफी बातें आप कवर कर चुके हैं, लेकिन आईआईटी और इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा ये और गाइड कर दीजिए सर। ये दोनों हैं ऑनलाइन? आप सुन पा रहे हैं? अंकिता और प्रीति अधिकारी, अंकिता और प्रीति अधिकारी, जिनकी क्वेरी है ये? हाँ, जिनकी क्वेरी है ये अंकिता और प्रीति अधिकारी। यस बोलो, माइक ऑन करके बोलिए यस यदि हैं आप तो। चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ क्वेरी ऐसी कोई होगी तो नहीं, हम अपने ग्रुप में भी सबके डाल लिए देंगे। इम्पोर्टेंट है। जी जी, हाँ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और बता देता हूँ। देखिए, जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, उनके लिए इंजीनियरिंग मतलब एक सपना होता है आजकल जनरली, कि हम आगे चल के बीटेक करेंगे, बी करेंगे। उसमें कई तरीके के एग्जाम होते हैं, जिसमें सबसे रिनॉर्ड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको आईआईटी बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जितने भी हमारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका सबका जनरली सपना होता है कि आईआईटी जो है वो क्रैक करेंगे आगे चल के। तो जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अभी बहुत समय है, वो इस चीज को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और 12th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 12th में आए हैं, उनको थोड़ा सा और ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको कहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये आईआईटी का जो एग्जाम होता है, ये कितना कहना चाहिए, थोड़ा टफ होता है। इसको हम इस तरीके से अंदाजा ले सकते हैं कि आईआईटी में इंडिया में लगभग आपके 15 लाख स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होता है एग्जाम में, और 15 लाख में से केवल 0.5% सिलेक्शन होता है। तो इससे इसका लेवल क्या है, इसका हम अंदाजा अपने आप लगा लें कि 0.5% बच्चों का ही इसमें सिलेक्शन हो पाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेशल स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ती है। देखिए, इंजीनियरिंग का एग्जाम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें दो एग्जाम हुआ करते हैं आजकल। एक होता है जेडबलई मेन, और जेडबलई मेन को क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है जेडबलई एडवांस। ये गुरपेश, अपना माइक ऑफ करिए। गुरपेश, माइक ऑफ करिए। आशीष माइक ऑफ। गुरपेश एंड आशीष माइक ऑफ प्लीज। जी, गुरपेश माइक ऑफ, माइक ऑफ। जॉन सर, आप इनका माइक ऑफ कर दीजिए। जी, तो आईआईटी मेंस में जो है वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के पेपर होते हैं, एडवांस में पेपर होते हैं। आईआईटी मेन का एग्जाम जो है वो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एमएचआरडी द्वारा एस्टैब्लिश एक ऑटोनोमस बॉडी है। वो इसका मेन का एग्जाम कराता है। मेन में जो क्वालिफाई हो जाते हैं, दे विल गो फॉर द आईआईटी एडवांस, जेडबलई एडवांस, जो कि आईआईटी खुद कंडक्ट कराता है। दोनों में सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं। सब्जेक्ट पेपर्स में कैसे तैयारी करनी है, उसके कुछ स्ट्रेटेजी हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको हम नोट करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी प्लानिंग करनी है कि जो दिया हुआ सिलेबस है उसको हम किस तरीके से फिक्स टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो
एप्लीकेशन बेस्ड है। मैंने बोला था बोर्ड एग्जाम्स आपका कंसेप्चुअल बेस्ड है, वहां कंसेप्ट की बात होती है और यहाँ पे उसके एप्लीकेशन की बात होती है। यानी फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, उसके बाद फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो इन सारी चीजों पे एम्फेसिस होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। जब हम फॉर्मूले की एप्लीकेशन को अगर जान जाते हैं तो हमारे लिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में काफी आसानी हो जाती है। इसमें भी उसी तरीके से करना होता है कि आप सिलेबस को पूरा स्टडी कर लें, सिलेबस को डिवाइड कर लें, सिलेबस देख लें कि हम कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। कंसंट्रेशन मेन पॉइंट है जिसको हमेशा ध्यान में रखना है। आपका ध्यान स्टडी में भटकेगा तो आपको उतना ही काम करने में ज्यादा समय लगेगा। ये नहीं कि इधर उधर ध्यान भटक रहा है तो आपका 5 मिनट का क्वेश्चन आपको आधा घंटा लगा देगा। तो आप पढ़ तो 8 घंटे रहे लेकिन उसका असर केवल 2 घंटे का हो रहा है। तो आपकी गिनती तो कि हम पढ़े तो बहुत थे, 8 घंटा पढ़े थे पर डे, पर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है? कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाया। तो हम ये ध्यान रखें कि जब हमारा कॉपी में या बुक में ध्यान है, जब हमारा पढ़ाई में ध्यान है, तो पास में क्या हो रहा है ये पता नहीं हो। किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए सेल्फ स्टडी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर उंगली पकड़ के नहीं चल सकते, आपको खुद अपना हाथ पकड़ना, खुद अपने आप को देखना है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और जितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी फिर हम एप्लीकेशन वाले पोर्शन पे पहुंच जाते हैं। सेकंड स्टेप, जब हम एप्लीकेशन वाले पोर्शन पे पहुंच जाते हैं तो फिर किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करना हमारे लिए काफी आसान है। एप्लीकेशन का मतलब उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, सिंपल भाषा में अगर हम बात करते हैं। फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए। बाय हार्ट के लिए आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी, ना कि रटना है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, किसी भी एंट्रेंस या किसी भी कंपटीशन के लिए हमें ये तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है इस बार हमारा सिलेक्शन ना भी हो, तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम अगले प्रयास में और बेटर तरीके से अपनी तैयारी को रख करके प्रस्तुत हो, वो ज्यादा बेटर। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा मेंटली हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हो सकता है हमें फर्स्ट टाइम में नहीं तो सेकंड टाइम में हमें सफलता निश्चित मिलेगी। हम लगे रहें, प्रयास करते रहें, निराश होने की उसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा किसी भी कंपटीशन के लिए आपको लास्ट ईयर्स के पेपर देख लेने चाहिए कि आपका जो है पैटर्न ऑफ पेपर क्या रहता है। उससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का पेपर आपके सामने आने वाला है।